हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे, रैखिक आवर्धन, साथ में दर्पण के उपयोग, आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों का उपयोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रैखिक आवर्धन। इसके पहले हमने आपको दर्पण सूत्र कराया था उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, तो उम्मीद करता हूं उसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। तो शुरू करते हैं। रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं, तो मुख्य रूप से यदि आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको परिभाषा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को जब हम किसी दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की लंबाई कितनी थी और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी थी, इन दोनों का रेशियो। आवर्धन मतलब वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना मिला, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना मिला, उसका हम आवर्धन कहते हैं। वस्तु की लंबाई की अपेक्षा हमें कितना परिणाम मिला, कितना उसका सही एग्जैक्ट प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं रैखिक आवर्धन। तो यदि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, कुछ है नहीं। यदि हम प्रतिबिंब की लंबाई को I से दर्शाएं और वस्तु की लंबाई को O से दर्शाएं तो रैखिक आवर्धन m बराबर हो जाएगा I/O, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से मानेंगे और वस्तु की लंबाई को हम O से मानेंगे। ठीक है, यदि वस्तु की लंबाई O और प्रतिबिंब की लंबाई I हो तो m बराबर स्मॉल m बराबर I/O। परिभाषा तो बिल्कुल सिंपल है। रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन। ये दोनों दर्पण के लिए होगा, एक अवतल दर्पण के लिए और एक उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले अवतल दर्पण आपके सम्मुख ला रहा हूं। ये आपके पास अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। आपको पूरा दिख रहा होगा। ए बी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। ए बी आपका वस्तु है, इसकी लंबाई को हम क्या मानेंगे, आई मानेंगे, वस्तु की लंबाई को ओ मानेंगे, सॉरी, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई मानकर चलेंगे। तो ये वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, रैखिक आवर्धन कहलाता है, I/O। ठीक है, यानी आपका प्रतिबिंब कितना है, वस्तु के अपेक्षा। अब हम यहां पर दो समरूप त्रिभुज देख रहे हैं, ABP और A'(B')P, A'(B')P। ठीक है, इसमें AB का संगत भुजा A'(B') और PB का संगत भुजा PB'। ठीक, तो हम आगे थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उत्तल के लिए निकालेंगे, अवतल के लिए निकालेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना है कि दोनों दर्पण के लिए एक फार्मूला लिखना है। दोनों दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ABP व त्रिभुज A'(B')P में। ठीक है, क्या हमने कहा था, AB का जो संगत भुजा है A'(B') और आपका BP का या PB का संगत भुजा है B'(P). ठीक है, इसको हम समीकरण दे सकते हैं। इसको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, AB को ऊपर ले जाएं, मतलब A'(B') को, और AB को नीचे ले जाएं, B'(P) को ऊपर ले जाएं और BP को नीचे ले आए। इसको हम समीकरण 2 हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया। फिर आपको हेडिंग क्या डालना है, किसके लिए, ये हमारा अवतल है। देखिए भैया, हम कह रहे हैं ABP का किससे समरूप था, A'(B')P, तो AB का संगत A'(B') और BP का संगत B'(P). ठीक, हम पहले बात करेंगे किस दर्पण के लिए, तो हम बात करेंगे पहले अवतल के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परपाटी से, कहां से, चिन्ह परपाटी से। चिन्ह परपाटी आपको याद रखना पड़ेगा, चिन्ह परपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। A'(B') क्या है, प्रतिबिंब है। AB क्या है, वस्तु है। AB आपका वस्तु है, तो यहां पर देखिए AB का मान हो जाएगा U, सॉरी, AB वस्तु की लंबाई है,
तो इसको O से दर्शाएंगे। और A डैश B डैश ये प्रतिबिंब है, ये होगा माइनस क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपका BP क्या है, तो BP है वस्तु की दूरी और U से, फिर बताऊंगा माइनस U क्यों रहेगा। B डैश P प्रतिबिंब की दूरी माइनस V क्यों रहेगा। देखो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं AB, ये तो वस्तु की लंबाई O है। फिर आपका A डैश B डैश ये किसका, ये प्रतिबिंब का लंबाई I है। एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए माइनस I रखा गया। क्यों रखा गया, माइनस I। फिर प्यारे बच्चों BP, B से P ये वस्तु की दूरी है U। अब हमने कहा था दर्पण की यदि आप लेफ्ट साइड ले रहे हैं दूरी तो माइनस में रहेगा। ठीक है, और यहां से B डैश P ये प्रतिबिंब की दूरी V से माइनस, क्योंकि दर्पण के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। तब यदि हम एक लाइन यहां पर लिखें, यहां पर देखिएगा A डैश B डैश, A डैश B डैश का मान कितना है, माइनस I बटे AB का मान कितना है, O बराबर इधर कितना हो जाएगा, B डैश P माइनस V बटे माइनस U, माइनस माइनस काट दो, तब आपका निकल कर आएगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा। यदि I बटे O करें, I बटे O बराबर कितना हो जाएगा, V बटे U। और यही हमारा क्या है, आवर्धन है। यही हमारा क्या है, आवर्धन है। यही हमारा क्या है, आवर्धन है। तो M बराबर आ गया I बटे O, ये माइनस का पक्षांतर कर दें, माइनस का तो इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, बराबर माइनस V बटे U। ये आपका आ गया आवर्धन। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ये किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए था। ठीक है, अब हम उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। उत्तल दर्पण हमारा ये है, ये उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों। ठीक, यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये आपका उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। फिर क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से। किससे, चिन्ह परिपाटी से। देखिएगा चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, AB हमारा वस्तु है, इसको तो O ही मानेंगे, और A डैश B डैश ये प्रतिबिंब है, इसको I से दर्शाएंगे। लेकिन सीधा देखिए AB का A डैश B डैश सीधा है, इसलिए ये प्यारे बच्चों आपका प्लस में रहेगा। ठीक, और आप बताइए यदि हम कहें BP वस्तु की दूरी माइनस U, क्योंकि प्यारे बच्चों ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है। फिर आपका PB डैश या B डैश P, बताओ B डैश P ये हो जाएगा V, और ये प्लस में होगा क्योंकि राइट साइड में, मैंने पहले भी बताया था यदि राइट साइड है प्यारे बच्चों तो प्लस में होगा, और लेफ्ट साइड है तो माइनस में होगा। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, देखिएगा A डैश B डैश का मान कितना है, I बटे O। B डैश P कितना है, V बटे माइनस U। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I बटे O किसके बराबर है, M के बराबर है, I बटे O और बराबर ये माइनस ऊपर जाएगा तो V बटे U। आप देख सकते हैं ये हमारा समीकरण 2 था, इसको हम समीकरण 3 दे सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसको हम समीकरण 4 दे सकते हैं। चाहे हम बात करें उत्तल दर्पण के लिए और चाहे बात करें अवतल दर्पण के लिए, दोनों का आवर्धन सेम आता है, दोनों का आवर्धन सेम आता है। चाहे आप उत्तल दर्पण के लिए बात करेंगे चाहे अवतल दर्पण के लिए, दोनों का आवर्धन सेम आता है और आपसे बनना भी चाहिए। बस इतना ही है प्यारे बच्चों। ठीक, अब हमारा टॉपिक था, हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे यहाँ पर उपयोग, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, दर्पणों का उपयोग। क्या, दर्पणों का उपयोग, दर्पणों का उपयोग। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है समतल दर्पण। ठीक है, दो उपयोग आपको लिखना है। समतल दर्पण, क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग प्यारे बच्चों ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। आपके घर में ड्रेसिंग रहता है, वहां पर हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और हम अपने घर में समान चेहरा देखने वाले दर्पण में भी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या कि प्रकाश किरणों का पथ मुड़ना होता है तब हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो समतल दर्पण के उपयोग आपको याद हो जाना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। समतल दर्पण को हम समान चेहरा में उपयोग करते हैं, मतलब चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश किरणों को मोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। दूसरा आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लिखेंगे आप लोग। फिर आपका तीसरा रहेगा उत्तल दर्पण,
तो जब प्यारे बच्चों किसी प्रतिबिंब को बड़ा देखना हो, जैसे दाढ़ी बनाना है, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बाल होता है वो बड़ा दिखाई देने लगे, चेहरा जो है थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगे, ताकि आसानी से हम उसको बना सकें, है ना, ब्लेड से या चाकू से कट ना पाए। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का प्रयोग हम दाढ़ी बनाने वाले शीशे के लिए करते हैं। ठीक है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जैसे डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला आदि को मतलब देखना है, अंगों का जांच करना है, तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, या कि किसी प्रकाश किरण को दूर तक ले जाना है, जैसे सर्च लाइट प्यारे बच्चों, और हेडलाइट ही होता है गाड़ी का, मोटर वाहन का हेडलाइट, यहाँ पर भी हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। बिल्कुल लिख लेंगे ना अवतल दर्पण का प्रयोग। दाढ़ी बनाने वाले शीशे के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे, डॉक्टर नाक कान आंख गला आदि के अंगों को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तीसरा लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, मोटर वाहन, हेडलाइट आदि से परावर्तक के रूप में करते हैं। ठीक, फिर आपका अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, बड़ी वस्तु को छोटे रूप में देखना है, तो फिर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे सड़क पर खंभे में लगे बल्बों में जो परावर्तक के रूप में दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। स्कूटर, कार, बस आदि होता है प्यारे बच्चों, उसमें साइड मिरर होता है। ड्राइवर पीछे के बड़े वाहन को छोटे रूप में देखना चाहता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि ड्राइवर पीछे के बड़ी वस्तु को यानी बड़े वाहन को आसानी से देख सके एक छोटे शीशे के माध्यम से। उपयोग तो बिल्कुल यार आपसे बन जाएगा। ये चैप्टर आखिरी चल रहा है, इसके बाद इसका अंकित क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, इसका हम अंकित क्वेश्चन आपको कराएंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 2 टॉपिक आपने पढ़ा, रैखिक आवर्धन और उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, साथ में दर्पणों का उपयोग। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।